एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक जख्मी लड़की को अपने पीठ पर बैठाकर भाग रहा होता है। उस लड़की का नाम नेजुको होता है और वो इस लड़के की बहन है। वो लड़का कह रहा होता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट में ले जाया जाता है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। इस लड़के का नाम हमें तांजीरो बताया जाता है। हम देखते हैं तांजीरो जिसका चेहरे पर कोयला उठाने की वजह से दाग लग गया होता है और तांजीरो की माँ वहां आकर उससे कहती है, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या लगा है बेटा, और उसे साफ करने लगती है और कहती है, आज बर्फ काफी ज्यादा गिरी है तो अगर तुम चाहो तो कल भी जा सकते हो। हाँ वैसे मैं बताना भूल गया, तांजीरो के फादर ना होने के कारण वही लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता है और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता है काफी मुश्किल से। तो अब स्टोरी में वापस आते हैं। तांजीरो अपनी माँ से कहता है, मैं अपने पूरे परिवार को आज पेट भर कर खाना खिलाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा। और तभी तांजीरो के भाई और बहन वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, क्या आप आज भी बाजार जाने वाले हैं भैया, और अपने साथ ले जाने की जिद करने लगते हैं। पर उनकी माँ उन्हें मनाती है और वो मान जाते हैं। तांजीरो अपने भाई से आते वक्त मिठाई लाने का प्रॉमिस करता है और फिर उन सभी को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और वहां से जाने लगता है। तभी हम वही लड़की को देखते हैं जिसको हमने एपिसोड के शुरुआत में घायल देखा था। तांजीरो से अपना ख्याल रखने को कहती है और फिर तांजीरो निकल जाता है बाजार की तरफ। वो सोच रहा होता है, घर चलाना आसान नहीं, फिर भी मैं खुश हूँ। अब मेरी समझ आ रहा है कि जिंदगी मौसम की तरह है, अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अपने परिवार को खुश रखने की। और हम देखते हैं तांजीरो बाजार पहुंच जाता है। तांजीरो को एक बूढ़ी औरत दिखती है और उससे कहती है, तांजीरो बेटा तुम इस मौसम में पहाड़ से उतर कर आ गए, ये तुम काफी मेहनत करने वाले लगते हो, पर ऐसा करने से तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। तांजीरो कहता है, आपका फिक्र करने के लिए शुक्रिया, पर मैं कोयला लाया हूँ, क्या आपको चाहिए। और फिर तांजीरो के हेल्पिंग नेचर के कारण लकड़ियां काफी जल्दी बिक जाती है और वो बाजार के लोगों को मदद भी कर देता है। और फिर तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, मुझ पर चोरी करने का इल्जाम लगाया है, क्या तुम इसे स्मेल करके मेरी मदद कर दोगे। तांजीरो उस पॉट को सूंघता है और कहता है, इससे तो बिल्ली की स्मेल आ रही है। वो शॉप ओनर कहती है, अच्छा तो इसे बिल्ली ने किया है। और यहाँ हमें पता चलता है ये तांजीरो की स्मेल करने की शक्ति काफी ज्यादा है। और फिर हम देखते हैं सभी काम करते हुए तांजीरो को काफी देर हो जाती है, पर वो तांजीरो इस बात से खुश होता है कि उसकी सारी लकड़ियां बिक गई। और फिर तभी तांजीरो को एक आदमी आवाज देता है और कहता है, तुम पहाड़ी चढ़ने वाले हो क्या, और बताता है वहां जाने में अभी काफी ज्यादा खतरा है। तांजीरो उनसे कहता है, मेरे सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा तेज है तो मुझे कुछ नहीं होगा। पर वो आदमी जिद करके तांजीरो को अपने घर पर बुला ही लेता है और कहता है, तुम समझ नहीं आ रहा, आज रात डीमन आने वाले हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें तांजीरो को उस आदमी के घर पर दिखाया जाता है। तांजीरो खाना खाते हुए पूछता है, वैसे साबुरु जी आप किस तरह के डीमन की बात कर रहे हैं। इस आदमी का नाम साबुरो है तो हम लोग भी इसे साबुरो ही कहेंगे। वो बताते हैं, सालों पहले कई आदमखोर डीमंस रात के अंधेरे में घूमते थे और आजकल वैसा ही हो रहा है। इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं डीमंस, इसलिए रात में बाहर निकलना खतरों से खाली नहीं। अब सो जाओ, कल सुबह होते ही वापस घर चल जाना। तांजीरो साबुरो से पूछता है, ये डीमंस घर के अंदर नहीं घुस पाते क्या। साबुरो जवाब देता है, क्यों नहीं, जरूर घुस पाते हैं। तांजीरो कहता है, तो फिर यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है। साबुरो उसे बताते हैं, ऐसी बात नहीं है, उन सभी डीमंस को मारने के लिए डीमन हंटर्स हैं जो रात के अंधेरे में उन सभी डीमंस को मार देते हैं। और यहाँ तांजीरो अपने मन में सोच रहा होता है, अपने परिवार को खोने के बाद साबुरो जी यहाँ अकेले रहते हैं, अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा तो अपने भाई बहनों को भी साथ लाऊंगा। डरने की कोई बात नहीं है, डीमन जैसे कोई चीज नहीं होती। पर इससे याद आया कि दादी के जाने से पहले वो भी यही सब बातें किया करती थी। फिर हमें सुबह को दिखाया जाता है, तांजीरो अपने घर की तरफ निकलने के लिए तैयार होता है। वो अपने घर की तरफ निकल जाता है और जैसे अपने घर के करीब पहुंचता है उसे खून की स्मेल आती है। तांजीरो काफी ज्यादा डर जाता है और भागते हुए अपने घर के करीब जाता है और वो देखता है उसका पूरा परिवार को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। उसके घर के चारों तरफ बस खून ही खून होता है। ये सीन देखकर काफी ज्यादा गॉसबम्स आ गए थे भाई। अपने पूरे परिवार को मरा हुआ देखकर तांजीरो पूरी तरह टूट जाता है, पर वो देखता है कि नेजुको की सांसें अभी भी चल रही है और वो उसे उठाकर डॉक्टर की तरफ भागने लगता है। तांजीरो अपने मन में अभी भी काफी सारी बातें सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये सब कब और कैसे हुआ। वो सोचता है, हाँ शायद ये सब किसी भालू ने किया होगा। और फिर तभी ठंडे मौसम की वजह से तांजीरो को भागने में और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो खुद को फोर्स करने लगता है और तेज भागने के लिए, पर हम देखते हैं नेजुको का हाथ काफी अजीब तरह से मूव होने लगता है। हम देखते हैं नेजुको जो कि एक डीमन में बदलने लगती है और तांजीरो जिसने उसको पकड़ कर रखा होता है वो अनबैलेंस होकर गिर जाता है, पर वो बर्फ में गिरने की वजह से बच जाता है। तांजीरो फिर से उठता है और वो नेजुको को ढूंढने लगता है। फिर हम देखते हैं नेजुको को जो कि अपना मुंह नीचे कर कर खड़ी होती है। तांजीरो नेजुको को कहता है,
तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें अपने पीठ पर उठाकर ले चलूंगा। पर हम देखते हैं नेजुको को, जो कि एक डीमन में बदल चुकी होती है और तांजीरो पर हमला करने लगती है। वो तांजीरो को काटने के लिए आगे बढ़ने वाली होती है, पर तांजीरो अपने कुल्हाड़ी की मदद से उससे बच जाता है। नेजुको तांजीरो के ऊपर चढ़ जाती है और उसे काटने के लिए कोशिश करने लगती है, और तांजीरो को अब समझ आ जाता है कि नेजुको एक डीमन बन चुकी है। तांजीरो सोचता है जाबुरू जी ने जो बात मुझे बताई थी वो अब याद आ रही है। नेजुको इंसान को मारने वाले डीमन बन चुकी है, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। नेजुको जन्म से एक इंसान थी, लेकिन ये महक नेजुको की नहीं है। उसके अलावा कोई और भी आया था उस घर में। नेजुको ने मेरे भाई को बचाने की पूरी कोशिश की थी, तो क्या कोई और भी आया था वहां पर? और तभी हम देखते हैं नेजुको के शरीर बड़े होने लगता है और वो उसके साथ ही और भी ताकतवर होती जा रही होती है। तांजीरो सोच रहा होता है, जब मैं वहां किसी और के घर सो रहा था तो मेरा परिवार अपने मौत का मंजर से गुजर रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, पर कम से कम मैं नेजुको को बचाना चाहता हूँ। तांजीरो नेजुको से कहता है तुम हार मत मानो, तुम डीमन नहीं बन सकती। और हम देखते हैं नेजुको भी अपने आंख से आंसू गिराने लगती है, मतलब रोने लगती है। और फिर हम देखते हैं एक शख्स को जो कि अपनी स्वॉर्ड लेकर काफी तेजी से नेजुको की तरफ बढ़ने लगता है और इस पर हमला कर देता है। और नेजुको तांजीरो को लेकर साइड हो जाती है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। हम देखते हैं नेजुको अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाती है। तांजीरो उस लड़के को देखकर सोचता है ये कौन है और इसके हाथ में कटाना क्यों है। वो लड़का तांजीरो से पूछता है तुम इसे क्यों बचा रहे हो। तांजीरो उसका जवाब देते हुए कहता है ये मेरी छोटी बहन है। और तभी नेजुको वापस से अपना आपा खोने लगती है। वो लड़का काफी तेज से जाकर नेजुको को अपने कब्जे में ले लेता है। वो बताता है मेरा काम है डीमंस को मारना, इसके लिए मुझे तुम्हारी बहन को मारना होगा। तांजीरो उसे समझाने की कोशिश करता है कि नेजुको किसी की जान नहीं ले सकती। मेरे घर में कोई और था जिसने हमारे घर के लोगों को मारा, मुझे नहीं पता ये डीमन कैसे बन गई। वो डीमन स्लेयर कहता है लगता है तुम्हारी बहन के चोट पर किसी डीमन का खून गिर गया है, इसलिए वो डीमन बन गई है। वो डीमंस ऐसे ही फैलते हैं। तांजीरो कहता है मैं नेजुको को किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, इसे वापस इंसान बनाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। आप प्लीज मेरी बहन को मत मारिए। और उसके सामने रोने लगता है। वो डीमन स्लेयर तांजीरो को रोता देखकर गुस्से में कहता है मेरे सामने सिर झुकाकर और हाथ फैलाना बंद करो। तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान जो मुसीबत आने पर कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपनी बहन को कैसे ठीक करेगा और घर वालों की मौत का बदला कैसे लेगा। कमजोर लोगों के पास बदला लेने का कोई अधिकार नहीं होता और कोई जरिया नहीं होता, वो बस ताकतवर लोगों के पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। तुम्हारी बहन को ठीक करने का रास्ता किसी डीमन के पास होगा, पर तुम्हारी डीमन मदद करेंगे ऐसा सोचने की गलती भी मत करना, और मैं भी उसमें तुम्हारी कोई नहीं मदद कर सकता। वो डीमन स्लेयर अपने मन में कहता है देखो मैं समझ सकता हूँ, निराश मत होना, इसका समय अभी नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, घर वाले मारे गए, छोटी बहन डीमन बन गई, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। अगर मैं आधे दिन पहले पहुंच गया होता तो तुम्हारा परिवार आज शायद जिंदा होता, पर मैं समय में वापस तो नहीं जा सकता, पर मैं तुम्हें गुस्सा दिला सकता हूँ। तुम गुस्सा करो, क्योंकि कभी माफ ना करने वाला गुस्सा इंसान को बहुत ताकतवर बना देता है और ना हार मानने की शक्ति देता है। और फिर वो डीमन स्लेयर नेजुको के कंधे पर अपना शॉट घुसा देता है और ये देखकर तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ जाता है। पहले तो तांजीरो उस पर पत्थर पर हमला करता है और फिर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश करता है, पर वो डीमन स्लेयर उसे मारकर नीचे गिरा देता है। तभी वो नोटिस करता है कि तांजीरो के हाथ पर तो कुल्हाड़ी थी ही नहीं, और फिर अचानक से वो कुल्हाड़ी उसके सर के जस्ट बगल में आकर लगती है। वो डीमन स्लेयर उसकी इसी स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, पर तभी नेजुको अचानक से तांजीरो को घायल देखकर उसे डीमन स्लेयर को लात मारकर दूर कर देती है और उसके पास जाने लगती है। वो डीमन स्लेयर नेजुको को तांजीरो के पास जाता हुआ देखकर सोचता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाने वाली है, पर नेजुको तांजीरो के सामने जाकर खड़े हो जाती है और ये देखकर डीमन स्लेयर भी हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई डीमन इंसान की रक्षा कर रही है। और फिर नेजुको उस पर हमला करने आती है, पर वो उसे बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं तांजीरो जो कि होश में आ जाता है। वो स्लेयर कहता है तुम होश में आ गए, और कहता है, और फिर वो नेजुको को देखता है जिसके मुंह पर कुछ मास्क जैसा लगा होता है सेफ्टी के लिए। वो डीमन स्लेयर कहता है सागिरी पहाड़ के नीचे कादाकोरी संजुको नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है, उनसे कहना तुम्हें तोबियामा काकियू ने भेजा है। अभी के लिए तुम्हारी बहन सेफ है क्योंकि अभी सूरज नहीं निकला है, पर इसे सूरज की रोशनी से बचा कर रखना। और काफी तेजी से वहां से चला जाता है। और फिर तांजीरो अपने परिवार की ग्रेव पर फूल चढ़ाता है और नेजुको के साथ सागिरी पहाड़ की तरफ निकल जाता है।
और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि नेजुको को धूप से बचाने के लिए एक बकेट खरीदने आया होता है, और वो वही एक आदमी से कहता है, क्या मैं ये टोकरी खरीद सकता हूँ? वो आदमी उसे फ्री में टोकरी ले जाने को कहता है, पर तांजीरो उसे जबरदस्ती पैसे देकर आ जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें तांजीरो को उसी गुफा के बाहर दिखाया जाता है जहाँ उसने नेजुको को रखा था। वह नेजुको को आवाज देता है, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तांजीरो सोचने लगता है आखिर नेजुको कहाँ चले गई। और फिर जब वो गुफा के अंदर जाकर देखता है तो नेजुको ने खुद को गड्ढा खोदकर अपने आप को उसके अंदर डाल लिया होता है। तांजीरो नेजुको को देखकर सोचता है, नेजुको तुमने गड्ढा खोदकर खुद को अंदर क्यों डाल लिया? मेरी बहन तो छुछंदर की तरह बन गई है। और वो काफी उदास लग रहा होता है और कहता है वो तो धूप में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती। और फिर तांजीरो उस टोकरी को अच्छे से तैयार करने लगता है और उसमें सूरज की रोशनी ना पड़े इसलिए उस पे बांस वांस लगाने लगता है। और फिर उसे तैयार करके नेजुको से कहता है, क्या तुम इसमें आ पाओगी? मैं दिन में भी सफर करना चाहता हूँ। फिर नेजुको खुद को छोटा करके उस टोकरी में आ जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी होती है और तांजीरो अभी भी लगातार चल रहा होता है। वहाँ एक औरत से सागिरी पहाड़ का रास्ता पूछता है और वो औरत कहती है, सागिरी पहाड़ पर जाने के लिए तुम्हें सामने वाले पहाड़ को पार करना होगा, पर अब तो रात होने वाला है और इतना भारी सामान लेकर तुम कैसे आगे जाओगे? वहाँ तो काफी ज्यादा खतरा होगा। तांजीरो कहता है, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पहाड़ की तरफ निकल जाता है। वो औरत तांजीरो से कहती है, आजकल काफी लोग लापता हो रहे हैं, तुम संभल कर जाना। और फिर रात हो जाती है। हमें नेजुको और तांजीरो को एक साथ चलते हुए दिखाया जाता है और तभी तांजीरो को एक घर दिखता है और वो नेजुको से कहता है, वहाँ किसी का घर है और वहाँ बिजली भी चल रही है, कोई ना कोई घर पर जरूर होगा, चलो चलकर देखते हैं। और तभी तांजीरो नोटिस करता है कि वहां से खून की स्मेल आ रही है। उसे लगता है शायद पहाड़ी के रास्ते की वजह से कोई घायल हो गया होगा और वो नेजुको के साथ उस घर की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही उस घर का दरवाजा खोलता है वो देखता है एक डीमन जिसने कुछ लोगों को मार दिया होता है और उन्हें खा रहा होता है। और डीमन तांजीरो की तरफ देखकर कहता है, शोर कौन मचा रहा है? ये मेरा इलाका है, मेरे खाने पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उस डीमन को देखकर तांजीरो काफी ज्यादा चौंक जाता है। हम देखते हैं उसे मारे हुए आदमी को देखकर नेजुको के मुंह में पानी आने लगता है। वो डीमन कहता है, यह कुछ अजीब है, क्या तुम दोनों इंसान हो? और वो अचानक से तांजीरो पर हमला कर देता है, पर तांजीरो अपने कुल्हाड़ी की मदद से उसे जख्मी कर देता है। पर वो डीमन कहता है, बहुत खूब, पर मेरा ये घाव तो अभी भी ठीक हो जाएगा। और वो खुद को हील कर लेता है। और हम यहाँ फिर से नेजुको को देखते हैं जो कि अभी भी उस डेड बॉडी को देख रही होती है। और फिर वो डीमन तेजी से तांजीरो के पास आकर उसे गले से पकड़ लेता है और दबाने लगता है, पर नेजुको उस डीमन के पास काफी तेजी से आकर उसे एक लात मारती है और एक ही लात पे उसकी गर्दन अलग कर देती है। और ये देखकर तांजीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि नेजुको ने उसे एक ही अटैक में मार दिया। और तभी डीमन का शरीर वापस से तांजीरो पर हमला करने लगता है, पर नेजुको उसे फिर से लात मारकर हटा देती है। तांजीरो सोचता है, यकीन नहीं होता, सर अलग होने के बावजूद भी ये डीमन जिंदा है। और फिर हम उस डीमन के सर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, तुम दोनों में से एक डीमन है ना? मुझे पहले कुछ गड़बड़ लग रहा था, पर इंसान और डीमन एक साथ क्या कर रहे हैं? तभी उस डीमन का शरीर आकर नेजुको पर हमला करने लगता है और नेजुको भी उससे लड़ने लगती है। तांजीरो उस पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उस डीमन का ऊपर वाला हिस्सा सर तरफ का आकर उसे रोक देता है। और हम देखते हैं वो डीमन नेजुको को मारता हुआ जंगल के अंदर ले जाने लगता है। ये देखकर तांजीरो खुद को उस डीमन से आजाद कराता है और उसे अपने कुल्हाड़ी में फंसा देता है और दौड़कर नेजुको की तरफ जाने लगता है और जंगल में जाकर उसे आवाज लगाकर ढूंढने लगता है। उसे थोड़ी देर ढूंढने के बाद नेजुको मिल जाती है। तांजीरो देखता है कि वो डीमन नेजुको को मार रहा है और उसे पकड़कर वो खाई में कूद जाता है और उस डीमन को गिरा देता है और खुद भी गिरने लगता है। पर नेजुको सही समय में आकर उसे बचा लेती है और ऊपर खींच लेती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेजुको और तांजीरो को उस डीमन के सर के पास दिखाया जाता है। वो डीमन बेहोश होता है और तांजीरो सोच रहा होता है, घर पर जो स्मेल थी वो अलग थी, इसका मतलब ये वो नहीं है जिसने मेरे घर वालों को मारा, पर इसे खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये और बाकी सभी लोगों को मारने लगेगा। पर इसे मारने के लिए तांजीरो के हाथ कांप रहे होते हैं और तब एक आदमी का हाथ उसे कंधे पर पड़ता है। वो आदमी कहता है, ये इस तरह नहीं मरने वाला बच्चे। तांजीरो अपने मन में सोचता है, इस आदमी को तो कदम के आवाज भी नहीं आया। और फिर तांजीरो उससे पूछता है, तो फिर इसे कैसे मारा जाए?
वो आदमी कहता है तुम्हें इसका पता खुद लगाना होगा। तांजीरो कहता है नॉर्मल हमले से तो इसे कुछ भी नहीं हो रहा, तो शायद इसके सर कुचलने से ही ये मरेगा। और वो एक पत्थर उठा लेता है उसे मारने के लिए और अपने मन में सोचता है इसकी खोपड़ी पूरी तरह फोड़ने पड़ेगी, इसके लिए मुझे इस पर बार बार हमला करना पड़ेगा, पर ये काफी ज्यादा दर्दनाक होगा। एक ही बार में जान से मारने का कोई और तरीका नहीं है क्या? वो आदमी तांजीरो को देखकर सोचता है इस बच्चे से कुछ नहीं होगा, ये ज्यादा सोच रहा है इसलिए फैसला नहीं ले पा रहा। सामने डीमन है और फिर भी ये हमदर्दी दिखा रहा है। इसमें तो डीमंस के लिए भी हमदर्दी है, इस बच्चे से कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर सोचते सोचते सुबह हो जाती है और जैसे ही सूरज की किरणें उस डीमन पर पड़ती है वो डीमन का शरीर पूरी तरह जल जाता है और राख बन जाता है। और तांजीरो ये देखकर चौंक जाता है कि सूरज की रोशनी पड़ते ही इसका हाल बेहाल हो गया। और तभी उसे याद आता है कि नेज़ुको आखिर सूरज की रोशनी से इसने भाग क्यों रही थी। तभी वो देखता है कि नेज़ुको कहीं उसे नजर नहीं आ रही होती। फिर वो उसे आसपास ढूंढने लगता है और घर के अंदर जाकर देखता है तो घर के अंदर टोकरी में मिलती है। तांजीरो नेज़ुको को देखकर थोड़ा सा रिलैक्स होता है। फिर तांजीरो बाहर जाकर देखता है कि वो आदमी मरे हुए लोगों को दफना कर उनके लिए प्रार्थना कर रहा होता है। तांजीरो उसकी बात करने के लिए आगे जाता है। वो आदमी कहता है मेरा नाम कुरोको दाकी-सान है, तुम्हें यहाँ तोमिया काइजू ने भेजा है ना? तांजीरो कहता है मेरा नाम तांजीरो है और अंदर मेरी बहन नेज़ुको है। वो आदमी तांजीरो से कहता है अगर तुम्हारी बहन किसी को मारकर खा जाएगी तो तुम क्या करोगे? तांजीरो चुप खड़ा हो जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। वो आदमी उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है सोचने समझने में समय मत बर्बाद करो, पहले तुम सोचने में काफी ज्यादा वक्त बर्बाद कर दिया है। सुबह होने तक तुमसे एक डीमन तक नहीं मारा गया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ रहे तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी बहन किसी भी मासूम के जान से ना मार पाए, और फिर फैसला मैं लूंगा कि तुम डीमन सेंटर बनने लायक हो या नहीं। और कहते हैं जाओ अपनी बहन को लेकर आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुरोको दाकी-सान को दौड़ते हुए दिखाया जाता है और उनके पीछे हमारा हीरो तांजीरो भी भाग रहा होता है अपनी बहन को पीठ पे लेकर। तांजीरो कुरोको दाकी-सान की स्पीड को देखकर कहता है ये कितनी तेज भाग रहे हैं, आखिर इनकी उम्र क्या होगी? तेज होने के साथ इनके चलने की आवाज भी नहीं आती। और फिर वो अपनी बहन के बारे में सोचते हुए कहता है मैं तुम्हें ठीक करने के बाद तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा मैं और परिवार वालों के लिए नहीं कर पाया। और भागते हुए कुरोको दाकी-सान के घर पहुंच जाते हैं। तांजीरो कहता है क्या अब आप मुझे सिखाने के लिए लायक समझते हैं? कुरोको दाकी-सान कहते हैं तुम्हें टेस्ट तो अभी देना पड़ेगा, तुम्हारा टेस्ट तो अभी शुरू होगा, तुम्हें पहाड़ चढ़ना होगा। फिर तांजीरो नेज़ुको को घर के अंदर बेहोश हालत में छोड़ देता है और कुरोको दाकी-सान से कहता है कुरोको दाकी-सान कहते हैं तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, तुम्हारी छोटी बहन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुरोको दाकी-सान और तांजीरो को पहाड़ पर चलते हुए दिखाया जाता है। तांजीरो चलता हुआ सोच रहा होता है मैं थक गया हूँ, मेरे पैर चलने की ताकत नहीं है। तभी कुरोको दाकी-सान तांजीरो से कहते हैं अब यहाँ से पहाड़ उतरो और सीधे मेरे घर आओ, इस बार मैं सुबह होने का इंतजार नहीं करूंगा। और ये बोलकर वो अचानक से गायब हो जाते हैं। तांजीरो सोचता है बस इतना ही करना है। तांजीरो सोचता है मुझे बस सुबह होने से पहले उनके घर पहुंचना है, ये तो काफी ज्यादा आसान है। कुरोको दाकी-सान की महक मुझे याद है। भागते हुए पहाड़ से उतरने लगता है, पर हम देखते हैं वहाँ काफी सारे ट्रैप बिछे होते हैं। तांजीरो एक के बाद एक गड्ढे में गिरते जाता है। तांजीरो समझ जाता है कि यहाँ उसे काफी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जगह जगह जाल बिछाए गए हैं। और फिर सारे ट्रैप से बचते हुए और हंसते हुए तांजीरो पहाड़ी से उतरने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुरोको दाकी-सान को दिखाया जाता है जो कि नेज़ुको के सामने बैठे होते हैं। और फिर तभी वहाँ तांजीरो घायल हालात में आता है और कहता है मैं घर वापस आ गया। और फिर यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। एपिसोड की शुरुआत में हम कुरोको दाकी-सान को बताते हुए सुनते हैं डेमन स्लेयर्स के ग्रुप के बारे में। वो बताते हैं डेमन स्लेयर्स की आर्मी में करीब 100 लोग हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसे सरकार नहीं मानती, लेकिन ये आर्मी सालों पहले बनी हुई है और ये डिमंस का आर्स भी शिकार करती है। पर डेमन स्लेयर्स की आर्मी का लीडर कौन है आज तक किसी को नहीं पता लगा। ये बात हमेशा राजी रहती है। डेमन का खाना इंसान होते हैं, इंसानों को मारकर खाते हैं। ये कब और कहां से आएंगे ये कोई नहीं जानता। उसके पास खुद को ठीक करने के अलावा और भी कई सारी मैजिकल पावर्स होती है, सूरज की रोशनी और बस एक खास तरह की तलवार से इन्हें मारा जा सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें तांजीरो को पहाड़ से काफी तेजी से उतरते हुए दिखाया जाता है। वो कुरोको दाकी-सान की बात को याद करते हुए जा रहा होता है। कुरोको दाकी-सान तांजीरो को समझा रहे होते हैं
डिमन स्लेयर्स की आर्मी में जुड़ने के लिए तुम्हें फुजिको कासाने पहाड़ पर होने वाले फाइनल सिलेक्शन में जिंदा रहना होगा और फाइनल सिलेक्शन के लिए तुम्हें तैयार होना होगा, और तुम तैयार हो या नहीं ये मैं तय करूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। तांजीरो अभी उस पहाड़ की ट्रैप से बचकर उतर रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है, अगर मुझे फाइनल सिलेक्शन में जिंदा रहना है तो मुझे काफी मेहनत करनी होगी और रोज पहाड़ से उतरने की प्रैक्टिस करनी भी होगी। फिर हम देखते हैं रोज रोज पहाड़ी चढ़ने उतरने की वजह से तांजीरो ट्रैप से बचने में माहिर हो चुका होता है और काफी आसानी से बच रहा होता है। तांजीरो कहता है, जैसे जैसे मेरी बॉडी की ताकत बढ़ रही है मेरे सूंघने की ताकत बढ़ती जा रही है और अब अलग अलग स्मेल में पहचान सकता हूँ, पर अब ट्रैप्स भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट पर होते जा रहे हैं। फिर हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। तांजीरो बताता है, आज मैं कटाना लेकर दौड़ने वाला हूँ पर ये काफी ज्यादा मुश्किल है। जैसे जैसे मेरे शरीर का बोझ उठा रहा हूँ मैं जाल में फंसता जा रहा हूँ। फिर हमें तीसरे दिन को दिखाया जाता है। तांजीरो कहता है, आज मैं कटाला चलाने की प्रैक्टिस करूंगा। वैसे तो मैं रोज ही करता हूँ पहाड़ी से उतरने के बाद, जब तक मेरे हाथ न टूट जाए। हम देखते हैं ये सब कुछ तांजीरो अपने नोट्स में लिख रहा होता है। फिर हम कुरोको ताकी-सान को देखते हैं। वो कटाना के बारे में तांजीरो को बता रहे होते हैं। कटाना आसानी से टूट जाती है, ये लंबाई से मजबूत होती है पर चौड़ाई से कमजोर होती है, इसलिए कटाना को बिल्कुल सीधा जोर लगाना पड़ता है। अगर तुम हारी कटाना टूट गई तो हो सकता है तुम्हारी हड्डियां भी टूट जाए। फिर हम तांजीरो को चौथे दिन के बारे में बताता हुआ सुनते हैं। वो कहता है, आज मैं बस गिर ही रहा था, हमें जैसा भी गिराया जाए हमें अपना बैलेंस बनाए रखना है और जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैंने अपने कटाना उठाई और कुरोको ताकी-सान की तरफ आगे बढ़ने लगा और दूसरी तरफ कुरोको ताकी-सान खाली हाथ थे और वो मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने मुझे हमेशा हवा में उछाल देते थे और मैं सीधा जमीन पर गिरता था। फिर तांजीरो 5वें दिन के बारे में लिखता है, आज मैं कुछ ब्रीदिंग टेक्निक सीखूंगा जैसे टोटल कॉन्सेंट्रेट ब्रीदिंग। और फिर हमें कुरोको ताकी-सान कहते हुए देखते हैं, मैं तुम्हें वाटर ब्रीदिंग के सभी 10 टेक्निक सिखाऊंगा। तुम्हारे शरीर के सभी कोनों में ऑक्सीजन को फैला देना जिससे तुम्हारा ज्यादा देर तक सांस रोकने में मदद मिले और ये तुम्हारे शरीर को जख्मों से सुधारने और दिमाग को सक्रिय करने के लिए मदद करेगा। फिर वो कहते हैं, अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा को ढीला करो और निचले हिस्से को मजबूत करो। और फिर कहते हैं, चलो अब सांस लो। फिर तांजीरो अजीब तरह से सांस लेता है। कुरोको ताकी-सान तांजीरो को मारते हुए कहते हैं, ऐसे नहीं। और फिर वो उससे कुछ फॉर्म्स सिखाते हैं। वो तांजीरो एक भी फॉर्म्स ठीक से नहीं कर पाता। तांजीरो कहता है, उन्होंने मुझे अपने पेट पर ताकत ना लगाने के लिए काफी डांटा और मुझे पेट पर काफी जोर जोर से मारा। उसके बाद उन्होंने मुझे पानी से मिलने को कहा और हम देखते हैं तांजीरो को पानी में प्रैक्टिस करते हुए। वो काफी तकलीफ झेल रहा होता है। तांजीरो कहता है, यहाँ मेरी ट्रेनिंग जारी रही और नेजुको बेहोश हुए 6 महीने हो गए थे। कुरोको ताकी-सान ने उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाया पर उसकी बीमारी का पता नहीं लगा। नेजुको ऐसे पूरे समय सोना काफी ज्यादा अजीब है। मुझे डर लगता था अगर मेरी सुबह आंख खोले और नेजुको की सांसें थम गई तो क्या होगा। मुझे ये डर हमेशा सताता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं तांजीरो काफी तेजी से पहाड़ उतर रहा होता है और बताता है, पहाड़ उतरने की ट्रेनिंग और खतरनाक हो गई है। मुझे यहाँ ट्रेनिंग करने की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे वहाँ ट्रेनिंग करनी है जहाँ हवा काफी कम है। ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे लगा है कि मैं मर जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं तांजीरो काफी अच्छी तलवारबाजी सीख चुका होता है। कुरोको ताकी-सान तांजीरो से कहते हैं, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं। तांजीरो कहता है, सागिरी पहाड़ पर मुझे 1 साल हो गया था। कुरोको ताकी-सान कहते हैं, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। देखते हैं तुमने जो सीखा तुमने उसमें महारत हासिल कर पाया है या नहीं। और फिर तांजीरो को अपने पीछे आने को कहते हैं। वो उसे एक काफी बड़े पत्थर के पास लेकर आते हैं और कहते हैं, तुम इस पत्थर को काट दोगे 2 टुकड़ों में तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दूंगा। तांजीरो सोचता है, पत्थर को क्या काटा जा सकता है? क्या मैं इसे कटाना से काट पाऊंगा? मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा, मेरी कटाना टूट जाएगी। और फिर कुरोको ताकी-सान वहां से बिना कुछ बोले चले जाते हैं। तांजीरो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। फिर तांजीरो बताता है, उस दिन के बाद से कुरोको ताकी-सान ने मुझे सिखाना बंद कर दिया। और फिर तांजीरो अपनी शॉट को उठाता है और उससे पत्थर पर हमला करता है, पर उस हमले से उस पत्थर पर एक खरोच तक नहीं आता। तांजीरो उस दिन से कहता है, मैं कुरोको ताकी-सान की सिखाई हर चीज का इस्तेमाल करूंगा। मैंने लगातार प्रैक्टिस की, सांस रोकने की भी और शरीर को लचीला बनाने की भी। अच्छा हुआ मैंने इन सभी के नोट्स बनाए, लेकिन 6 महीने बाद भी मैं उस पत्थर को नहीं काट पाया। उससे लगता है कि उसके और मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए वो काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है। तांजीरो मेहनत करते हुए सोचता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा?
नेजुको को क्या मैं बचा पाऊंगा? तांजीरो फिर से कोशिश करता है, पर उस पत्थर पर फिर से कोई स्क्रैच नहीं आता और उस पत्थर को अपना सर मारने लगता है। और फिर तभी वहाँ एक लड़का आता है। वो कहता है, चुप हो जाओ, एक मर्द को रोना नहीं चाहिए, थोड़ी शर्म करो। तांजीरो उसे देखकर सोचता है, ये कब आया? इसकी तो महक भी नहीं आई, और ये फॉक्स मास्क। वो लड़का कहता है, चाहे कितना भी मुश्किल हो, इसे बर्दाश्त करो, अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो। और जाकर तांजीरो पर हमला करते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। तांजीरो खुद को संभालता हुआ खड़ा होता है। फिर वो लड़का तांजीरो से कहता है, तुम अभी भी कमजोर हो और नासमझ हो, ये असली मर्द की खूबियां नहीं होती। तांजीरो कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? वो लड़का कहता है, यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ। तांजीरो कहता है, मैं तुम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो लड़का कहता है, कब तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे? तुम्हारा कोई मकसद है क्या? और कहते हैं, आओ मुझ पर हमला करो। तांजीरो कहता है, मेरी कटाना असली है और तुम्हारी लकड़ी ही। ये सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारा फिक्र करने के लिए शुक्रिया, पर तुम्हें लगता है तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? और काफी तेजी से तांजीरो के पास जाकर हमला करता हुआ कहता है, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मैं पत्थर भी काट चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं वो लड़का तांजीरो को एक अटैक करता है और उसे हरा देता है और कहता है, तुमने अभी भी कुछ नहीं सीखा, तुम्हारा अब तक सब कुछ वैसा ही है, तुम किसी चीज पर काबू नहीं कर पा रहे। और खासकर ओकादा किसान की सिखाई हुई ब्रीदिंग टेक्निक, टोटल कॉन्सेंट्रेट ब्रीदिंग पर। तांजीरो अपने मन में सोचता है, ये वो ओकादा किसान को जानता है। वो लड़का तांजीरो से कहता है, तुमने इन्हें बस याद रख लिया है, अपनाया नहीं है, तुमने अपने शरीर को भी कुछ नहीं सिखाया। तुम पहले 1.5 साल से आखिर कर क्या रहे थे? अपने शरीर पर गांठ बांध लो, वो भी इस तरह कि तुम उसे ओकादा किसान की सिखाई चीजों को कभी न भूल पाओ। तांजीरो कहता है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। फिर वो लड़का कहता है, तुम्हें बढ़ना होगा, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। और उसे हमला करते हुए बेहोश कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को और वो लड़का उससे कह रहा होता है, अब मैं बाकी सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। वो लड़की कहती है, हाँ ठीक है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। तांजीरो अभी बेहोश होता है और अभी उठता है। वो उस लड़की को देखता है और उठकर कहता है, तुम कौन हो? वो लड़की कहती है, तुम ठीक तो हो ना? तांजीरो उस लड़की से पूछता है, क्या तुमने सब कुछ देखा? कितनी अच्छी तलवारबाजी थी, उसका एक भी हमला खाली नहीं गया, वो बहुत बढ़िया था और शानदार था, मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ, क्या मैं वैसा बन पाऊंगा? वो लड़की कहती है, बिल्कुल बन पाओगे, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। तांजीरो उस लड़की को देखकर सोचता है, यह कितनी प्यारी है, और पूछता है, जरा बताओगी तुम आखिर हो कौन? तांजीरो कहता है, उस लड़की ने अपना नाम माकुमो बताया और बताया उस लड़के का नाम साबितो है। और उसके बाद माकुमो ने मुझे मेरी गलतियां बताई और वो कहाँ से आई है और यहाँ क्या कर रही है, ये सब पूछने पर वो कोई जवाब नहीं देती। फिर हम माकुमो को देखते हैं जो कह रही होती है, हम दोनों ओकादा किसान को बहुत पसंद करते हैं। तांजीरो कहता है, माकुमो बस यही कहती है। वो लड़का और माकुमो भाई बहन नहीं है, इन दोनों अनाथ बच्चों को ओकादा किसान ने पाला है, पर माकुमो सभी बच्चों से अलग थी, उसका बात बड़ी बहकी सी होती थी। माकुमो बताती है, टोटल कॉन्सेंट्रेट से पूरे शरीर में खून की और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ऐसा होने पर शरीर की गर्मी बढ़ने लगती है, इसलिए तुम इंसान होते हुए भी डीमन की तरह ताकतवर हो जाते हो। मतलब ये कि इससे फेफड़े मजबूत बनते हैं और सांस ज्यादा देर तक अंदर रहती है और उससे खून की तेजी बढ़ जाती है और आप ताकतवर हो जाते हैं। तांजीरो कहते हैं, इसकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही, और बोलता है, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? माकुमो कहती है, खूब मेहनत करना, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। और हम देखते हैं तांजीरो प्रैक्टिस करता है और काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके वो साबितो को चैलेंज कर देता है, पर वो हर बार हार जाता है। और फिर हम देखते हैं उस पहली लड़ाई के 6 महीने बाद तांजीरो और साबितो आमने सामने खड़े होते हैं। फिर वो दोनों ही अपना अटैक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, पर इस बार तांजीरो की स्वॉर्ड पहले चलती है और साबितो के मास्क को चीर देती है। और ये देखकर साबितो हल्का सा मुस्कुराता है। और फिर हम माकुमो को देखते हैं जो कहती है, अपने ट्रेनिंग को कभी मत भूलना। और ये दोनों गायब हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं तांजीरो ने उस पहाड़ जैसे पत्थर को भी काट दिया होता है। और फिर यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।